हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मृदुला सिन्हा जी की लिखी हुई कहानी चौथे पहर की धूप। अधिकार अधिकार है, अधिकारी का जब जी चाहे जता ले। उसके अधिकार में जिसका कर्तव्य छुपा है उसकी मर्जी ही कहाँ चलती है। और यह भी आवश्यक नहीं कि मात्र अधिकार जताने से मिल जाता हो। मिस्टर चावला को जिंदगी में बिन मांगे ही भाई, पिता, मित्र का दर्जा और तदनुकूल स्नेह सम्मान मिला। दुनिया से बढ़कर स्वयं अपनी नज़रों में एक सफल वैवाहिक जीवन भी। परंतु जीवन के चौथे प्रहर में उन्हें अचानक अपने पति पद को भरपूर जी लेने की लालसा जागृत हो गई। हुआ यूं कि दो विवाहित बेटे, बेटियां, नाती पोते पोतियों से भरे घर में मिस्टर चावला बीमार पड़े। बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी और उस उम्र में पक्षाघात, नहले पर दहला। उनके पक्षाघात से पीड़ित होने की खबर दूरभाष पर सभी बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को दे दी गई। बड़े बेटे ने दूरभाष पर ही पिता को अपनी संवेदना और सेवाएं भेजकर अपने पुत्र दायित्व की पूर्ति कर ली। बड़ी बेटी अंशु अपने बच्चों समेत आ गई। फिर क्या था, अपने आसपास अपनों से घिरे मिस्टर चावला अपनी बीमारी से जूझने लगे। वहां पहुंचकर अंशु ने तीनों बहनों को दूरभाष पर पिता की स्थिति बताकर कहा, हम ऐसा करते हैं, मैं 15 दिन रहती हूँ, मेरे बाद तुम लोग आना, फिर रमा और रमा के बाद शुभा। माँ का अकेलापन भी दूर होगा और उनके शरीर को राहत भी मिलेगी। एक ही समय में सब लोग इकट्ठा होकर नाहक माँ को परेशान ही करेंगे। बहनों की समझदारी ने अंशु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंशु पिता की सेवा में लगी रहती और उनकी माँ नाती नतनी और आने जाने वालों की खातिरदारी में। उन्हीं का शरीर कौन साबुत था। 70 वर्ष की वयस, घरेलू व्यवसाय की विविधताओं को ढोता ढलता शरीर। नौकर चाकरों की कमी हो गई थी। एक बड़ा नौकर केवल मिस्टर चावला की देखरेख के लिए सुपुर्द कर दिया गया। अंशु दिन रात उनके कमरे में बैठी रहती थी। अपने परिवार और बच्चों के मनोरंजक प्रसंग सुना सुनाकर पिता का मन बहलाए रखने की उसकी कोशिश होती थी। आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। अंशु प्रयास करती थी कि घर में साफ सफाई ऐसी रहे कि बीमार का कमरा न दिखे। उनकी सेवा से फुर्सत मिलते ही वह कमरे की व्यवस्था ठीक कर देती और अगरबत्ती जलाकर सुगंधित भी कर देती। मिस्टर चावला शरीर से लाचार हो गए थे, पर उनके मन को प्रसन्न रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। पिता की पसंद नापसंद से भिज्ञ अंशु उनकी पसंदानुकूल ही कमरे का रखरखाव, साज सज्जा और पुष्प सुगंधि की व्यवस्था कर रही थी। बड़ी संतान का सौभाग्य प्राप्त अंशु ने मिस्टर चावला की जवानी का शिखर भी देखा था। रुपए पैसा उन्हीं से जमाई शोहरत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी कोठी, कारें, नौकर चाकरों से भरे घर में मिस्टर चावला के रंग रुआब से कहीं बढ़ चढ़कर मुखरित होती थी उनकी पत्नी सत्या। सत्या की शालीनता और शरीर सौष्ठव की धमक, उसके चहुमुखी विकास की मुखरता की प्रतिध्वनि की सरसता में सरोवर उनके पति। उनकी छह पाकर सत्या अपने घर आंगन की सीमा लांघ समाज में अपनी आभा बिखेरने लगी। समाज स्वीकृत्य सत्या के व्यक्तित्व निखार को सींचते संभालते रहे मिस्टर चावला। मिस्टर चावला की दैनिक सेवा के लिए नौकर चाकर और 4 जवान होती बेटियां जो थीं। संपन्नता से लबालब भरे घर में आने जाने वाले रिश्तेदारों की कमी भी नहीं थी। इसलिए मिस्टर चावला को कभी अपनी धर्मपत्नी के प्रति परायण कर्तव्यों की कमी नहीं खली। उल्टा अपने मित्रों के बीच कहते नहीं अघाते थे, भाई सत्या जी के क्या कहने, मेरे घर बाल बच्चों को संभालकर समाज सेवा में रमी रहती है। सच, पत्नी हो तो ऐसी हो। समाज में सुगढ़ पत्नियों की भी पति मुख से शिकायत सुनने के आदि कानों को अवश्य अटपटी लगती थी मिस्टर चावला की पत्नी स्तुति। एक बार उनके एक अंतरंग मिस्टर चावला का बखान सुनकर कानों में उंगली डाल बोल पड़े, बहुत हो गया दोस्त, समाज सेवा तो ठीक है, क्या भाभी जी अपना पत्नी होने का दायित्व निभा रही हैं? घरवाली का प्रथम कर्तव्य है अपने पति की सुख सुविधा का ख्याल रखना। नौकर चाकरों से भरा है आपका घर, लेकिन पत्नी के हाथ की रोटी का
अपना ही स्वाद है। मुझे तो लगता है 24 घंटों में शायद 4 पल भी तुम्हारे लिए। मिस्टर चावला ठहाका लगाकर हंसे थे। अरे मूर्ख, पत्नी को केवल घर की नौकरानी बनाकर रखने वाले तुम जैसे बुजुर्ग मर्द क्या समझेंगे मुझे और सत्या जी के संबंध को। वे जो कुछ कर रही हैं मात्र मुझे खुश करने के लिए, और जहाँ तक मेरी सेवा का संबंध है वे पूरा ध्यान रखती हैं। करने से अधिक करवाने का महत्व है। आखिर मेरी बेटियों या नौकर चाकरों को मेरी पसंद नापसंद और नाज नखरे संभालने का हुनर कौन सिखाता है। उनके मित्र की दाल नहीं गलती थी। दाल तो मिस्टर चावला की बहन की भी कभी नहीं गलती। अपने 2-4 दिनों के आगमन पर वे अपने भाई की सेवा में तत्पर रहती। नौकर के हाथ से खाने की प्लेट लेकर कहती, तू क्या खिलाएगा भैया को? आज मैं रोटी बनाती हूँ, देखना एक रोटी ज़्यादा ही खाएंगे। घर की औरत के हाथ की रोटी में विशेष स्वाद न हो तो कोई घर क्यों बसाए? होटल क्या कम है शहर में? मिस्टर चावला को सुनाने का प्रयास होता था। वे सुन भी लेते थे, पर बिना किसी टीका टिप्पणी के बहन के हाथ की बनी रोटी एक अधिक भी खा लेते थे। पर इतने से कहाँ संतोष मिलता था उनकी बहन को। तीज त्योहार पर उनकी भाभी जब चौके पर आधिपत्य जमा लेती, जमकर खाते थे भाई बहन। बहन धीरे से कहना नहीं चूकती थी, काश तुम्हारे नसीब में ऐसा ही खाना 30 दिन बदा होता। उन्हीं दिनों मिस्टर चावला बीमार पड़े। टाइफाइड का प्रकोप। उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा। सेवा शुश्रूषा के लिए 2 नर्सें बहाल की गई। सत्या जी ने अपना बाहर का आना जाना कम कर दिया। अधिकांश समय नर्सिंग होम में ही बिताती। बुखार था जो उतरने का नाम न ले। सुबह का समय था। रात की ड्यूटी वाली नर्स की आंखें लगी ही थी कि मिस्टर चावला ने बेड पेन लगाने के लिए आवाज़ दी। सत्या जी ने नर्स को न जगाकर स्वयं बेड पेन लगाना चाहा। मिस्टर चावला ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं, आप नर्स को जगाइए, आपके लायक ये काम नहीं है। मिस्टर चावला की आवाज़ से नर्स स्वयं जग गई। उसने भी कहा, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं सोई कहाँ थी, बस आंखें बंद हुई थी। फिर तो घर वाले और आने जाने वालों को भी मिस्टर चावला सुनाते नहीं थके। क्या मैं इतना गिर गया कि सत्या जी से यह सब काम करवाऊं? सत्या जी हैं, कोई आम औरत तो नहीं। लोगों ने अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार एक पति मुख से पत्नी की सराहना को स्वीकारा अस्वीकारा। पक्षाघात से पीड़ित मिस्टर चावला को बेड पेन लगाने के लिए एक जमादार को रख लिया गया था। जब जमादार आता था उस समय उनके कमरे में कोई नहीं रहता था। एक दिन जमादार समय से नहीं आया। सत्या जी परेशान हुई, अंशु भी। अंशु ने कहा, माँ मैं बेड पेन लगा देती हूँ, इसमें क्या है? सत्या जी ने मनाही कर दी, नहीं तुम क्यों लगाओगी, मैं अभी जमादार को बुलवा भेजती हूँ, वह नहीं आया तो मैं। उन्हें 20 वर्ष पूर्व नर्सिंग होम में चावला जी के भर्ती होने और बेड पेन लगाने के लिए स्वयं आगे बढ़ने पर उनकी प्रतिक्रिया याद आ गई। वे स्वयं जमादार के घर चली गई। दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ दी। जमादार की पत्नी ने अंदर से ही कहा, वह नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी गए हैं तनख्वाह लेने। सत्या जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, उसे मेरे घर का काम निपटाकर जाना चाहिए था ने, 10 बजने को आए अब तक। मैम साहब, जमादार की पत्नी सामने अकड़कर खड़ी थी, बोली, अब आपके घर वे नहीं जाएंगे, साहब ने मना कर दिया है। कौन से साहब? आपके मालिक। और कौन साहब? जाइए उनसे ही पूछिए। जमादारिन का तेवर देख सत्या जी ने लौटना ही मुनासिब समझा, पर उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर मिस्टर चावला ने जमादार को क्यों मना कर दिया। घर लौटकर सीधे मिस्टर चावला के कमरे में गई। वहाँ का दृश्य देख सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंशु ने पिता को थाम रखा था। मिस्टर चावला चिल्ला रहे थे, हाँ हाँ, यह मैं ही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग आज ही ठीक हुआ है। सत्या मेरी पत्नी है, उसका धर्म है कि मेरी सेवा करे, बेड पेन लगाए। बुलाओ उसे। जमादार को क्यों बुलाने गई? जल्दी बुलाओ, नहीं तो मैं। सत्या जी ने बेड पेन उठाकर लगा दिया। मिस्टर चावला बड़बड़ाते रहे। पत्नी ने हुई एक तमाशा हो गई। दुनिया भर के लिए इन्हें समय है, मेरे लिए नहीं। मेरी ही कमाई का पंख लगाकर उड़ती रही
आज मैं बीमार पड़ा तो। सत्या जी बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। उन्हें अचानक बुढ़ापे से ग्रसित होने का एहसास हुआ है। मिस्टर चावला का प्रलाप जारी था। जिंदगी भर मैंने इस औरत को छूट दे दी। मैं पत्नी सुख से वंचित रहा। आज बीमार पड़ा तो नौकर बुलाओ, जमादार लगाओ। घर में मेरी औरत साबुत बैठी है और मेरी सेवा कोई और करे। ऐसा कहीं होता है? कहाँ गई? चलो बेड पेन लगाओ। स्पष्ट और कड़क आज्ञा। अंशु ने माँ की ओर देखा। माँ चुप थी, स्वरहीन जबान। उसने फिर बेड पेन लगा दिया। लेकिन यह क्या? हर आधे घंटे पर बेड पेन लगाने और धुलवाने की आज्ञा। अंशु और स्वयं सत्या जी का संशय दृढ़ विश्वास में बदल गया। मिस्टर चावला का दिमाग खराब हो गया है। 2 दिनों तक ऐसा ही रहा। दोनों बड़ी बेटियां पिता से आग्रह करने लगी, पिताजी, माँ का शरीर तो देखो, वह भी आपकी उम्र की है न। कैसे? चुप कर। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, अपने पति की सेवा करो। यहाँ क्या कर रही हो? अब तो निश्चित था कि मिस्टर चावला ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अंशु ने सुझाव दिया, माँ, किसी मनोविश्लेषक को बुलाना होगा। माँ ने सुन भर लिया, कुछ गुनती रही। दूसरे ही पल चावला ने कड़कती आवाज में आज्ञा दी, सत्या, बेड पेन लगाओ। किसी अत्याचारी राजा द्वारा अपने दास को दिए गए हुक्म को मात करता स्वर। सत्या जी बड़ी फुर्ती से उठी, मिस्टर चावला के सामने खड़ी हो गई, दृढ़ता से बोली, तुम्हारी पत्नी हूं, तुम अधिकार जताना चाहते हो, लो ये चूड़ियां और मंगलसूत्र। सत्या जी ने सोने की चूड़ियां और मंगलसूत्र उतारकर पति के ऊपर फेंक दिए। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं, मैं चली। घर की दीवार की एक एक ईंट सहर उठी। बेटियों को सत्या जी की दृढ़ता की था थी। वे कांप उठी। सबके मन में एक ही सवाल, अब क्या होगा? होना क्या था? न सत्या जी को घर छोड़ना था, न मिस्टर चावला को पत्नी का त्याग करना था। उन्हें तो बस एक बार अपना अधिकार जता लेना था, चौथे पहर में ही सही। पत्नी पर अधिकार जताने का एक अपना रस है। उन्होंने वह स्वाद भी चख लिया। शांत हो गए। पत्नी की चूड़ियां उठा बिलखने लगे, सत्या जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लौट आइए, अभी मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, ये चूड़ियाँ पहन लीजिए। उस जमादार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने जवानी में किसी की नहीं सुनी, अपने दोस्तों की भी नहीं। न जाने बुढ़ापे में क्या हो गया। उस जमादार ने क्या पट्टी पढ़ा दी। उसी ने कहा था, साहब, आप लोगों से हम बिना पैसे वाले ही अच्छे हैं। आपके यहाँ सेवा करने के लिए पैसे पर नौकर रख लिए जाते हैं। हमारे यहाँ जब हम बीमार हो जाएं, हमारी बीवी सेवा करती है। पेशाब पखाना साफ करना तो उसी का धर्म है। मेरी मति मारी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे राम ने धोबी के कहने पर सीता को वनवास दे दिया। सत्या जी, मैं राम नहीं बनना चाहता, मैं आपको वनवास नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सत्या जी। बची हुई जिंदगी मेरे साथ रहिए, आप सुहागन, मैं सभागा। बरामदे में चौथे पहर की धूप ढल रही थी। सत्या जी भारी कदमों से चलकर अंदर गई। चूड़ियाँ अपने हाथों में डालकर मिस्टर चावला के पास बैठ गई।